तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई योजना की परियोजना, ठीक है, यानी प्रिपरेशन ऑफ यूनिट प्लान। तो आपको यहाँ नाम से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ यूनिट प्लान की बात हो रही है। आप अपने सिलेबस में देखते होंगे कि बहुत सारे यूनिट रहते हैं, बहुत सारे यूनिट्स के अंदर बहुत सारे बुलेट्स रहते हैं, ठीक है। तो वो जो यूनिट होता है ना, उस यूनिट के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर के जितने भी उनके सब टॉपिक्स है वो उससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी यूनिट को प्लान करने के लिए कैसा प्रिपरेशन करना, कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। एन.एल. बॉसिंग के अनुसार इकाई अर्थपूर्ण परस्पर संबंधित क्रियाओं की वह व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यानी कि जो यूनिट प्लान जो है, इकाई जो है, ये संबंधित क्रियाओं यानी कि जो हमारे टॉपिक, जो हमारे विषय से संबंधित क्रियाएं होती, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो करवाना होता है, उनका ही एक व्यापक श्रृंखला होता है। यानी कि आप देखे होंगे कि आपके सिलेबस में जो भी पेपर आपका होता है, उस पेपर में बहुत सारे यूनिट रहते हैं। सारे यूनिट जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप पेपर को ले सकते हैं। आपने उसमें देखा होगा कि उसमें सबसे पहले कैसे मनोविज्ञान पर बात किया है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। जस्ट उसके बाद बात किया गया कि उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, वृद्धि विकास पर बात किया गया है। फिर उसी से रिलेटेड है कि उसका सोशलाइजेशन कैसे होगा, फिर उसका जो है एडोलसेंस, किशोरावस्था के बारे में, फिर मीडिया में उसका क्या प्रभाव है। आपने देखा होगा कि बैक टू बैक ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही है यूनिट प्लान, ठीक है, इकाई योजना की परियोजना। ये क्या होती है, विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यानी कि ये जो एक दूसरे से रिलेट होकर बनाए होते हैं, ये बालकों के आवश्यकता, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग होता है। उनके उद्देश्य क्या है, बालकों को जो शिक्षा देनी होती है, शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा प्लान किया हुआ रहता है, ठीक है, जिससे बालक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सके और अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सके। यानी कि छात्र इन चीज़ों को अपने शैक्षिक जो अनुभव करेंगे, जो उन्हें अनुभव प्राप्त होगा, उससे वे क्या होगा, वे अपने व्यवहार में चेंजेस ला पाएंगे। ऐसा एन.एल. बॉसिंग का मानना था। अब प्रेस्टन के अनुसार, यानी प्रेस्टन का मानना है कि अधिगमकर्ता द्वारा देखे गए अंतर संबंधित विषय वस्तु का बृहद या दीर्घखंड ही इकाई है। यानी इनका मानना है कि जो सीखने वाला होता है, यानी जो अधिगमकर्ता होता है, उनसे संबंधित उनके विषय वस्तु या जो बृहद या दीर्घखंड को हम इकाई कहते हैं। यानी कि जो सीखने वाला जो होता है, जो अधिगम करता है, उन्हें क्या सिखाना है, उसके संबंधित जो भी विषय वस्तु हमारे सिलेबस में रहता है और बहुत सारे यूनिट में डिवाइडेड रहता है, और उस यूनिट के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, ठीक है, जिसे ये दीर्घखंड ही कहा जाता है। यानी इस जो दीर्घखंड है, इसे ही वे इकाई कहते हैं। ऐसा प्रेस्टन का मानना था। अब विस्ले के अनुसार, यानी कि वे जो दो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। अब विस्ले क्या कहते हैं कि इकाई अनुभव तथा सूचनाओं के संगठन को कहते हैं। यानी इनका मानना है कि जो ये यूनिट होता है, वे अनुभव और सूचनाओं का संगठन होता है। यानी कि उसमें जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी जानकारी देनी होती है, उन सभी का एक संगठन, एक समूह कहते हैं, ठीक है। आप यूनिट में देखे होंगे कि किस तरह से बहुत सारी जो सूचनाएं, बहुत सारे अनुभव जो है एक साथ एक यूनिट में दी होती, फिर दूसरे यूनिट में उस यूनिट के अकॉर्डिंग सूचनाएं और जो उनका एक्सपीरियंस है वो दिया होता है। तो इनका मानना है कि ये अनुभव और सूचनाओं का संगठन है जो सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो हमने देखा कि यूनिट प्लान क्या है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इकाई योजना के उद्देश्य, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, यानी यूनिट प्लान के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। इकाई योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है हिंदी की विषय वस्तु को जीवनोपयोगी तथा अधिक व्यवहारिक रूप प्रदान करना। यानी हिंदी में जो विषय वस्तु होते हैं, वे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हों और अधिक व्यवहारपूर्ण हों, इस तरीके से उसका प्लान किया जाता है। दूसरा है बालकों को सीखने का अधिक अवसर देना। हिंदी के जो विषय है, इसमें जो उसका यूनिट प्लान है, इसका उद्देश्य होता है कि हम बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर दें। इस तरीके से उसके यूनिट को प्लान किया जाता है। तीसरा है छात्रों की रुचि एवं आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु का संगठन करना।
यानी कि छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं को देखते हुए उनके अनुसार उनके विषय वस्तु को संगठित किया जाता है उस यूनिट में। चौथा है विभिन्न इकाइयों के आधार पर शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन की प्रविधियों का निर्धारण करना। आपने देखा होगा सिलेबस में जो हिंदी मैथड्स के होते हैं उसके अंदर जो भी यूनिट होता है, उनके यूनिट के अंदर जो भी सब टॉपिक्स होते हैं ना, वे उन शिक्षण विधियों के आधार पर होती है, उनकी शिक्षण सहायक सामग्री के आधार पर होती है, उनकी प्रविधियाँ, मूल्यांकन कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है। ये यूनिट प्लान की उद्देश्य होता है। पांचवा है किसी समस्या, सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर केंद्रित विषय वस्तु को विभिन्न खंडों में बांटना। सिलेबस में आपने देखा होगा कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो भी यूनिट होते हैं ना, उनके अंदर नियम को किस यूनिट में देना है, सिद्धांत को किस यूनिट में देना है, जो शिक्षण सूत्र होते हैं विषय वस्तु को अलग अलग खंडों में बांटकर यानी अलग अलग यूनिट में बांटकर देते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधा होती है। ये यूनिट प्लान का उद्देश्य होता है। छठा है हिंदी में गृह कार्य तथा अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना। सातवां है इकाई शिक्षण के उपरांत प्रत्येक इकाई के लिए बालकों की उपलब्धि का मूल्यांकन अर्थात इकाई परीक्षण करना। आठवां है इकाइयों के आधार पर दैनिक पाठ योजनाओं को आधार के रूप में प्रस्तुत करना। नौवां है मूल्यांकन हेतु उचित विधियों एवं प्रविधियों का निर्धारण करना। 10वां है विषय वस्तु पर अधिपत्य कायम करना। और 11वां है बालकों को समग्र या आंशिक रूप से आधारित ज्ञान प्रदान करना। तो ये सारे जो है यूनिट प्लान के ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी इकाई योजना के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर ही उनका जो यूनिट प्लान यानी इकाई योजना की परियोजना यानी प्लानिंग की जाती है। अब हम बात करेंगे इकाई योजना के आवश्यक तत्व। ठीक, कौन कौन सा आवश्यक तत्व हैं इस पर बात करते हैं। क्यों अर्थात उद्देश्य, क्या अर्थात विषय वस्तु यानी क्या क्या विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, कैसे अर्थात विधियाँ या प्रविधियाँ यानी कैसे कैसे प्रविधियाँ, विधियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, टूल्स और टेक्निक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। एक किसके साथ अर्थात आवश्यक सामग्री यानी जो हमारा टॉपिक है उसको कौन सी सामग्री के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाए जो समझने में आसानी होगा। कैसे करेंगे उपलब्धियों की मूल्यांकन प्रक्रिया यानी कि जो भी चीज़ जो बच्चों ने जो अचीवमेंट करा है उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये प्रोसेस कैसे होगा, ये सभी चीज़ें उसका आवश्यक तत्व में शामिल होता है। अब उपरोक्त प्रश्नों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि एक इकाई योजना में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो अध्यापकों को उपयुक्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ बनाते हैं। इकाई योजना में कुछ आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। अब हम देखते हैं कि इकाई योजना में कौन कौन से तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला तत्व आवश्यक तत्व इकाई का उद्देश्य, दूसरा है इकाई की विषय वस्तु, आवश्यक सामग्री, शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ तथा प्रक्रिया, ठीक है, शिक्षण का क्रम, प्रभावी अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन एवं संदर्भ सूची। तो ये सभी चीज़ें जो है ये इकाई योजना के आवश्यक तत्व हैं जिनका इस सिलेबस में होना, यूनिट में होना बहुत ज़रूरी होता है। इकाई योजना के प्रकार। अब हम बात करेंगे कि इकाई योजना के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इकाई योजना के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला विषय वस्तु केंद्रित इकाई योजना, यानी इसमें आपको पता चला कि ये विषय वस्तु पर केंद्रित है, ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट पर सेंट्रिक है। ये योजनाएं विभिन्न पाठों, सिद्धांतों, नियमों तथा सूत्रों पर आधारित होती है। आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि ये जो विषय से रिलेटेड है, विषय रिलेटेड पाठ, सिद्धांत, नियम, ठीक है, सूत्र, इन सभी चीज़ों पर ये आधारित है, इसलिए इसे हम विषय वस्तु केंद्रित इकाई योजना कहते हैं। इसमें सीखने की विषय वस्तु के तर्कपूर्ण संगठन तथा प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी कि यहाँ सीखने से संबंधित जो भी विषय वस्तु में सीखने से संबंधित चीज़ें होती हैं उसका यहाँ पे समायोजन किया जाता है, ठीक है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि विषय वस्तु के संपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित किया गया हो। मतलब यहाँ पे यह नहीं कहा जा रहा कि सारे विषय वस्तु को यहाँ पे शामिल किया गया हो। यहाँ उन्हीं विषय वस्तु को शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही आवश्यक है, जो कि छात्रों के या बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उन्हें ही यहाँ पे शामिल किया जाता है।
इसकी सहायता से विद्यार्थी ऐसे तथ्यों को सीख लेता है जो उसे दैनिक जीवन की समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी यहाँ ऐसे ऐसे जो टॉपिक को सम्मिलित किया जाता है जिससे क्या होगा, जीवन में आने वाले विद्यार्थियों के आए दिन जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझने में वो सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे विषय वस्तु को इस यूनिट प्लान में ऐड किया जाता है। दूसरा है अनुभव केंद्रित इकाई योजना। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वो विषय केंद्रित होता है, विषय वस्तु केंद्रित होता है, और दूसरा प्रकार जो अनुभव केंद्रित होता है। ठीक है, इसमें विषय वस्तु का चयन समस्या हल करने की योग्यताओं को विकसित करने वाले अनुभव के आधार पर किया जाता है। यानी अनुभव केंद्रित इकाई योजना के अंतर्गत ऐसे ऐसे विषय वस्तु का चयन किया जाता है जो कि विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने की जो योग्यता को विकसित कर सके। ठीक है, उनके अंदर एक ऐसी क्षमता ला सके, ऐसे ऐसे अनुभव को वहाँ शामिल किया जाता है और इस अनुभव के आधार पर ही इसका इकाई योजना प्लान किया जाता है। अनुभव केंद्रित इकाई योजना में क्रियाओं का अधिक समावेशन होता है। यानी एक्सपीरियंस सेंट्रिक यूनिट प्लान जो होता है ना, यानी अनुभव केंद्रित इकाई योजना जो होती है, इसके अंतर्गत क्रियाओं को अधिक बल दिया गया है। ठीक है, क्रियाओं का अधिक समावेशन इसमें होता है। इसमें ऐसे ऐसे विषय वस्तु को चुना जाता है जो कि विद्यार्थियों को उसके आने वाले जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी कठिनाइयां होती हैं, उन्हें वे हल कर सके, ऐसी योग्यता और क्षमता उसमें आ सके। इसके आधार पर क्रियाओं को शामिल किया गया है और इसमें समय अधिक लगता है। इसकी योजना बनाने में अधिक कठिनाइयाँ भी होती है और इसके निर्माण में अधिक कुशलता तथा लचीलेपन की आवश्यकता होती है। यह योजना जो उद्देश्य, रुचि तथा आवश्यकताओं पर आधारित होता है। ये जो योजना हमने अभी पढ़ा, ये योजना क्या है, ये अधिक कठिनाईपूर्ण होता है। इसे बनाने में बहुत सारी समस्याएं आती है। इसके निर्माण में कुशलता और लचीलेपन की जो आवश्यकता है ये ज़्यादा होती है। इस योजना का जो उद्देश्य, उसकी रुचि और आवश्यकता पर ये आधारित होती है। यानी छात्रों की उद्देश्य, रुचि और जो आवश्यकताएं हैं उस पर यह आधारित होती है। माइकल के अनुसार इकाई योजना के दो भागों में बांटा गया है। कि अब माइकल जो है वो कहते हैं कि इकाई योजना जो वो दो भागों में बटा है। सबसे पहला है शिक्षण इकाई। शिक्षण इकाई का जो संबंध है वो अध्यापक से होता है। यानी आप नाम से देख रहे हो कि इसमें शिक्षण इकाई है, टीचर से रिलेटेड है, सीखने से रिलेटेड है, तो ये अध्यापक से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण एवं उपयोग अध्यापक द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता से पाठ्य वस्तु का शिक्षण होता है। यानी ये जो शिक्षण इकाई होता है ये अध्यापक से जुड़ा होता है और इसका निर्माण और इसका उपयोग जो है ये अध्यापक द्वारा ही होता है। यानी इसका जो निर्माण भी अध्यापक करते हैं और इसका उपयोग भी अध्यापक ही करते हैं और उन्हीं अध्यापक की सहायता से इस पाठ्य वस्तु का शिक्षण होता है, यानी सिखाया जाता है। दूसरा है संसाधन इकाई। संसाधन इकाई जो है वो अध्यापक को उसकी शिक्षण इकाई को समृद्ध बनाती है तथा उनका पथ प्रदर्शन करती है। पहले हमने पढ़ा कि शिक्षण इकाई यानी क्या सिखाना है बच्चों को, ये अध्यापक ही तय करते हैं। दूसरा है संसाधन इकाई है। इसमें क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज होता है जो अध्यापक को उसके टीचिंग प्रोसेस में उनकी सहायता करता है, उनका जो शिक्षण इकाई होता है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाते, समृद्ध बनाते हैं और उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इकाई योजना के क्या क्या लाभ हैं और क्या उपयोगिता है। इकाई योजना के लाभ और उपयोगिता निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, इकाई योजना में ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में माना जाता है। इस प्रकार यह पूर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है, इसके द्वारा विषय वस्तु का संगठन क्रमबद्ध होता है। यानी ये जो विषय वस्तु होते हैं ना, इसमें सीरियल वाइज संगठित किए जाते हैं जिससे व्यवस्थित शिक्षण संभव है। और तीसरा है, इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य तथा व्यापक होता है। जो ये यूनिट प्लान जो होता है वो बोध से रिलेटेड होता है, समझ से रिलेटेड होता है, ठीक है, और ये बहुत ही व्यापक होता है। चौथा है, इकाई योजना मूल्यांकन के लिए एक आधार प्रस्तुत करती है जिसके द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन सफलतापूर्वक किया जाता है। यानी कि ये जो यूनिट प्लान होता है ये मूल्यांकन पर आधारित होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन सफलतापूर्वक अच्छे से कर सकते हैं। पांचवा है, एक अच्छी इकाई योजना धर्म, शक्ति तथा समय की दृष्टि से मितव्ययी होता है। छठा है, इसके द्वारा क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे वे अधिक उपयोगी एवं स्थायी होता है। यानी कि ये जो यूनिट प्लान होता है इसके ज़रिए छात्रों को क्रमबद्ध जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, सीरियल वाइज वो प्रदान किया जाता है जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी और स्थायी होता है।
सातवां है इकाई योजना सामूहिक शिक्षण के लिए माना जाता है, जिससे यह विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों के विकास में वांछनीय सहायता प्रदान करती है। यानी ये जो यूनिट प्लान होता है ये समूह में शिक्षा दी जाती है इसमें, जिससे क्या होता है विद्यार्थियों के अंदर एक सामाजिक गुणों को विकास करने में सहायता प्रदान करती है। आठवां है इकाई योजना द्वारा शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित होता है, इसलिए इसके द्वारा छात्रों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। यानी ये यूनिट प्लान जो है ये चाइल्ड सेंट्रिक होने के कारण यानी बाल केंद्रित होने के कारण ये छात्रों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, उनके अंदर एक क्षमता विकसित करती है। नौवां है इकाई योजना में सार्थक क्रियाओं का एकीकरण इस प्रकार से किया जाता है कि संपूर्ण की व्याख्या हो सके। यानी कि ये जो यूनिट प्लान होता है इसमें सभी जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसे इस प्रकार से एकीकृत किया जाता है कि जिससे वह सारे विषय वस्तु का संपूर्ण व्याख्या कर सके। 10वां है इकाई योजना से विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री की सहायता से ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी कि ये जो यूनिट प्लान होता है इसका जो एक लाभ और एक उपयोगी ये है कि इसमें विद्यार्थियों को जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जो TLM होता है इसका हेल्प से हम बच्चों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। 11वां है इसमें अध्यापक तथा विद्यार्थियों की क्रियाएं पहले से ही निश्चित कर दी जाती है। यानी कि इस यूनिट प्लान में ये पहले से ही तय रहता है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को अपने छात्रों को क्या पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, ये पहले से निश्चित रहती है, सुनिश्चित की हुई रहती है। 12वां है इकाई योजना बालक प्रधान शिक्षण योजना है और इसके अंतर्गत बालकों की क्षमताओं तथा आवश्यकताओं को प्रधानता दी जाती है। यानी इसमें बालक की ज़रूरतों उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये इकाई योजना यानी यूनिट प्लान किया जाता है, इसलिए इसे बालक प्रधान कहा जाता है और इसीलिए इसके अंतर्गत बालक की क्षमता और आवश्यकताओं को प्रधानता दी जाती है, उसे महत्व दिया जाता है। इकाई योजना की सीमाएं। पहला है इकाई योजना बनाना एक कठिन कार्य है। ठीक है, सबसे पहले कि जो यूनिट प्लान किया जाता है ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। दूसरा है इसके निर्माण में अधिक समय लगता है। ठीक है, ये जो यूनिट प्लान करना होता है इसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो इसके लिए काफ़ी अधिक समय लगता है। तीसरा है इकाई योजना में शिक्षक सहायक सामग्री तथा अन्य शिक्षक सामग्री को विशेष महत्व दिया जाता है जो कि अधिक खर्चीला होता है। यानी कि ये जो यूनिट प्लान किया जाता है इसके अंदर विषय वस्तु के साथ साथ उसके अंतर्गत जो भी TLM जो भी शिक्षक सहायक सामग्री की आवश्यकता वे सभी चीज़ें इसमें ऐड करनी होती है। साथ ही अन्य शिक्षण सामग्री टीचिंग मटेरियल के कुछ अदर जो पार्ट होते हैं उन्हें भी यहाँ विशेष महत्व दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है ये यूनिट प्लान करने में खर्च बहुत अधिक आता है। चौथा है इसके द्वारा शिक्षण यंत्रवत हो जाता है। यानी कि इस यूनिट प्लान में क्या होता है कि ऐसे टीचिंग मटेरियल होते हैं कि जिसके लिए यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा है इकाई योजना द्वारा शिक्षण करने पर प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो यूनिट प्लान होता है जिसमें बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरतों उनकी आवश्यकताओं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिसके लिए एक प्रशिक्षित और एक अनुभवी टीचर्स की आवश्यकता होती है।